सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद सुपरफास्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। सबसे पहले कोरोना अपडेट। इस समय भारत में कोरोना के कुल मामले 27,000 के करीब पहुंच गए हैं। वहीं 826 के करीब मौत हुई है। ठीक हुए लोगों की संख्या 6,000 पहुंचने वाली है। वहीं सक्रिय मामले इस समय 20,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं। वहीं आज की दूसरी खबर, अपने मासिक कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को चेताया कि अगर कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया और कोरोना को लेकर आत्मविश्वास से बचने के लिए कहा। कोरोना वायरस कहर के बीच में रेडियो कार्यक्रम मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई जनता लड़ रही है। उन्होंने कहा कि भले ही कारोबार हो, कार्यालय की संस्कृति हो, शिक्षा हो या चिकित्सा क्षेत्र हो, हर कोई कोरोना वायरस की महामारी के बाद दुनिया के बदलावों के अनुरूप ढल रहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा रहा है, इसलिए हमें अति आत्मविश्वास नहीं पालना चाहिए, क्योंकि कोरोना से सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। बता दें कि मन की बात का यह 64वां संस्करण है। मन की बात कार्यक्रम हर महीने के आखिरी रविवार को प्रसारित किया जाता है। दरअसल कोरोना वायरस के कहर के बीच देश में लॉकडाउन जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 मार्च को 21 दिन के लिए पहले चरण के लिए लॉकडाउन का ऐलान किया था, जो 14 अप्रैल को ख़त्म हो गया। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा 14 मार्च को लॉकडाउन के दूसरे चरण की घोषणा की, जिसकी मियाद 3 मई को ख़त्म होगी। वहीं आज की अगली खबर, पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की मॉब लिंचिंग किए जाने के खिलाफ देश भर में कड़ी आलोचना की गई है। राज्य सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश देते हुए कार्रवाई की और 9 नाबालिग सहित 110 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। लेकिन पालघर मॉब लिंचिंग पर पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को सवाल उठाया है। मोहन भागवत ने कहा कि साधुओं की हत्या, क्या कानून व्यवस्था किसी को अपने हाथ में लिया जाना चाहिए था? पुलिस को क्या करना चाहिए था? सभी चीज़ें ऐसी बात है जिस पर सोचा जाना चाहिए। आरएसएस प्रमुख ने आगे कहा कि भारत की 130 करोड़ की आबादी भारत माता के बच्चे और हमारे भाई हैं। यह दिमाग में रखा जाना चाहिए और दोनों पक्षों की ओर से गुस्सा और डर नहीं होना चाहिए। समझदार और जिम्मेदार लोग अपने समूहों की रक्षा करें। वहीं आज की अगली खबर, सैलून और रेस्टोरेंट खोलने पर भ्रम की स्थिति पर गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने भ्रम दूर किया। गृह मंत्रालय की संयुक्त सचिव पुण्या सलिला श्रीवास्तव ने कहा है कि जो दुकानें सामान बेच रही है वो तो खुली रह सकती हैं, लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं जैसे सैलून, ब्यूटी ट्रीटमेंट, स्पा, उनको खोलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। पिछले 1 महीने से जारी लॉकडाउन के बीच लाखों दुकानदार और आम लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार ने शनिवार को सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दे दी है। इसमें जरूरी और गैर जरूरी सामान की दुकानें शामिल हैं। इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा, लेकिन शॉपिंग मॉल्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स में दुकानें खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शुक्रवार मध्य रात्रि के बाद गृह मंत्रालय ने 15 अप्रैल को जारी अपने आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि लॉकडाउन के दौरान देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में दुकानें और स्थापना अधिनियम के तहत पंजीकृत और नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्रों में मौजूद आवासीय परिसरों और निकट पड़ोस की दुकानों के साथ ही एकल दुकानें खोलने की अनुमति होगी। वहीं आज की अगली खबर, लॉकडाउन में किसानों की फसल बेचने की समस्या दूर हुई। भारत सरकार के बने एक ऐप ने किसानों की समस्या दूर की। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान किसानों को राहत देने के लिए सरकार ने किसान रथ मोबाइल ऐप का लॉन्च किया था। लॉकडाउन के दौरान कृषि उत्पादों के परिवहन हेतु किसान रथ मोबाइल ऐप किसानों और व्यापारियों की पहली पसंद बन गया है। लॉन्च होने के 1 हफ्ते बाद ही यह 1.5 लाख से अधिक किसानों और व्यापारियों ने ऐप पर पंजीकरण कराया है। बता दें, पिछले हफ्ते कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया था, ताकि किसान कोविड-19 के कारण जारी लॉकडाउन के दौरान अपना माल घर मंडियों तक आसानी से पहुंचा सके। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। ट्वीट के मुताबिक
किसान रथ मोबाइल ऐप पर अब तक 80,000 से ज़्यादा किसानों और 70,000 से ज़्यादा व्यापारी पंजीकरण कर चुके हैं। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि 5 ऑनलाइन ट्रक बुकिंग कंपनियों ने 5.7 लाख से अधिक ट्रकों को ऐप पर सूचीबद्ध किया है। नई प्रणाली से किसानों, ट्रांसपोर्टरों और एग्रीगेटर्स और सरकार सबके लिए यह फायदे की उम्मीद है। वहीं आज की अगली खबर तमिलनाडु से, जहां कोरोना मृतकों के अंतिम संस्कार पर विरोध किया जा रहा है। कोरोना मृतक के अंतिम संस्कार का विरोध करने पर यहां अब 1 साल से 3 साल की कैद होगी। तमिलनाडु में कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीज को सम्मानजनक तरीके से दफनाने या दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करने वालों को 3 साल तक की सजा हो सकती है। राज्य सरकार की ओर से जारी एक अध्यादेश में यह प्रावधान किया गया है। हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के कारण शहर में 2 डॉक्टरों की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद लोगों ने इनके शवों को दफनाने का विरोध किया था। इनमें से एक विरोध के दौरान तो लोग हिंसक भी हो गए थे और स्वास्थ्य कर्मियों और निगम कर्मचारियों पर हमला कर दिया था। इस घटना के बाद राज्य सरकार ने यह कदम उठाया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि अध्यादेश के मुताबिक अधिसूचित बीमारी से मरने वालों को सम्मानजनक तरीके से दफनाने और दाह संस्कार में बाधा उत्पन्न करना और बाधा उत्पन्न करने जैसी कोशिशों को दंडनीय अपराध बनाया गया है। बयान के मुताबिक ऐसे अपराध में कम से कम 1 साल की जेल की सजा और जबकि अधिकतम 3 साल की सजा का प्रावधान है। इस अपराध के लिए जुर्माना भी लगाया जा सकता है। हालांकि इसकी राशि के बारे में सूचना नहीं दी गई है। दूसरी ओर तमिलनाडु के चेन्नई और कोयम्बटूर जैसे मुख्य शहरों में रविवार से पूरी तरह से बंद किया गया है और किराने, फल की सब्जियों की दुकानें भी पूरी तरह से बंद है। नगर निकायों ने अपने इलाके को संक्रमण मुक्त करने का काम तेज कर दिया है। वहीं आज की अगली खबर, वित्त मंत्रालय ने कोरोना रिलीफ फंड के लिए टैक्स बढ़ाने और सेस लगाने के सुझाव को खारिज कर दिया है। कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए फंड का इंतजाम करने के उद्देश्य से टैक्स लगाने और कोरोना सेस लगाने के सुझाव को वित्त मंत्रालय ने खारिज कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने IRS एसोसिएशन की एक रिपोर्ट को अपरिपक्व बताया है। वित्त मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार कहा गया है कि यह अधिकारियों का गैर जिम्मेदाराना रवैया है। CBDT से लिखित सफाई मांगने के लिए कहा गया है। यह भी साफ किया गया है, ना तो ऐसी रिपोर्ट तैयार करने के लिए अधिकारियों को कहा गया था और ना ही यह उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए फंड का इंतजाम करने के उद्देश्य से कुछ इनकम टैक्स ऑफिसर्स ने यह सलाह दी थी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सुपर रिच लोगों से अधिक टैक्स वसूल करे, साथ ही 10 लाख से अधिक आमदनी वालों पर कोविड रिलीफ सेस लगाने का सुझाव भी दिया गया है। सलाह के मुताबिक एक वित्त वर्ष में 1 करोड़ से अधिक आमदनी वालों पर 30% की बजाय 40% टैक्स वसूला जाए। वैकल्पिक रूप से 5 करोड़ से अधिक संपत्ति वालों पर वेल्थ टैक्स लगाने का भी सुझाव दिया गया था। वहीं आज की अगली खबर, रिलायंस का जियो मार्ट व्हाट्सएप पर शुरू हो गया है। कंपनी ने अपना आधिकारिक नंबर जारी किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का नया वेंचर जियो मार्ट व्हाट्सएप पर शुरू हो गया है। ग्राहक अब जियो मार्ट के आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 8850000800 पर खरीदारी कर सकते हैं। जियो मार्ट से अभी मुंबई के उपनगरीय क्षेत्र जैसे नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण में की खरीदारी की जा सकती है। जल्द ही इस सेवा का प्रसार पूरे देश में किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने बुधवार को फेसबुक के साथ एक समझौते की घोषणा की थी, जिसके तहत फेसबुक ने रिलायंस जियो में $5.7 अरब का निवेश किया था। जियो मार्ट से खरीदारी करने के लिए ग्राहक को सबसे पहले अपने फ़ोन में कंपनी का व्हाट्सएप नंबर सेव करना होगा। जियो मार्ट का व्हाट्सएप नंबर 88500800 है, उसे सेव करना होगा। इसके बाद जियो मार्ट ग्राहकों के व्हाट्सएप चैट पर विंडो पर एक लिंक भेजेगी। यह लिंक अगले 30 मिनट तक वैलिड होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद ग्राहक के फ़ोन पर एक नया पेज खुलेगा। इस पेज पर ग्राहकों को अपना पता और फ़ोन नंबर भरना होगा। जरूरी विवरण भरे जाने के बाद जियो मार्ट उपलब्ध सामानों की एक सूची ग्राहकों को फ़ोन पर भेजेगी। ग्राहक उपलब्ध सामानों में से ऑर्डर भेजेगा। इसके बाद यह ऑर्डर और ग्राहक का विवरण उसके आसपास के किराना दुकान या जियो मार्ट स्टोर पर चला जाएगा। ग्राहक को उस किराना दुकान या जियो मार्ट स्टोर का नाम या विवरण भेज दिया जाएगा जिसके पास ग्राहक का ऑर्डर है। अमेजन की टक्कर पर यह किया गया कदम कितना कारगर होता है, यह देखना पड़ेगा। वहीं आज की अगली खबर, केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन के बाद दी गई छूट में कंपनियों को ना तो मजदूर मिल रहे हैं, कच्चे माल की कमी ने भी समस्या को बढ़ा दिया है।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए कई सेक्टरों की कंपनियों को कामकाज शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इसके अलावा कई राज्यों के सरकारों ने भी आर्थिक गतिविधियां शुरू करने का निर्देश दिया है। इसके बावजूद कंपनियां अपना कामकाज शुरू नहीं कर पा रही हैं। कंपनियों के सामने अब कामकाज शुरू करने के लिए मजदूर की कमी और कच्चे माल की समस्या भी पैदा हो गई है। यह खुलासा कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज ने एक देशव्यापी सर्वे में किया। CII ने लॉकडाउन के बाहर निकलने के लिए विभिन्न क्षेत्रों और साइज की कंपनियों की हकीकत जानने के लिए यह सर्वे किया है। सर्वे में शामिल 39% उत्तरदाताओं ने माना है कि कामकाज शुरू करने में बाधा आ रही है और कच्चे माल और तैयार माल की आवागमन में देरी हो रही है। 23% ने माना है ऑपरेशन शुरू करने के लिए माल की उपलब्धता नहीं है। सर्वे में शामिल केवल 15% ने माना कि सामान का आवागमन समय पर हो रहा है। 42% ने माना कि कर्मचारियों को पास देने में देरी हो रही है या पास उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इसी तरह से सर्वे में शामिल 2/3 ने माना कि कर्मचारियों को फैक्ट्री से घर और घर से फैक्ट्री का परिवहन भी एक बड़ा मुद्दा है। वहीं आज की अगली खबर, किसी भी लिंक पर आप बिना सोचे समझे ना करें क्लिक, नहीं तो इससे खाली हो सकता है आपका बैंक अकाउंट। SBI बैंक ने ग्राहकों को किया है अपने सावधान। कोरोना वायरस के कारण देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में लोग रुपयों के लेन देन ऑनलाइन कर रहे हैं। इससे ऑनलाइन होने वाली ठगी की संभावनाएं बढ़ गई है। इसी वजह को देखते हुए भारतीय स्टेट बैंक ने अपने ग्राहकों को एक खास मेल भेजकर या ट्विटर के जरिए भी सतर्क किया है। बैंक ने ग्राहकों को ऑनलाइन लेन देन के समय साइबर क्राइम से बचने के लिए 6 बातों का ध्यान रखने के लिए किया है। आइए जानते हैं इस बारे में। SBI ने ग्राहकों को अनजाने लिंक पर क्लिक न करने के लिए ऐसे लिंक के जरिए बैंक अकाउंट संबंधी जरूरी जानकारी मांगने की कोशिश की जाती है। आजकल ग्राहकों से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र और PM केयर्स फंड में डोनेशन के नाम पर फर्जी लिंक क्लिक कराते हैं। उसके बाद वे आपके अकाउंट संबंधी जरूरी जानकारी जुटाकर खाली कर सकते हैं। SBI ने अपने ग्राहकों को नौकरी या कैश प्राइज जीतने वाली स्कीम से भी सावधान रहने के लिए किया है, जो ईमेल और फ़ोन कॉल के जरिए जानकारी जुटाते हैं। आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग का लॉगिन ट्रांजैक्शन पासवर्ड को समय समय पर बदलते रहें और किसी के साथ इसको साझा ना करें। कोई भी बैंक अपने ग्राहकों को कॉल या ईमेल के जरिए पासवर्ड जैसी जानकारी नहीं मांगता है। ऐसे में अगर कोई आपसे जानकारी मांगता है तो तुरंत सतर्क हो जाएं और किसी तरीके की जानकारी साझा ना करें। बैंक का फ़ोन नंबर और पता या अन्य जानकारी गूगल पर सर्च ना करें। ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट पर मौजूदा सभी जानकारियाँ सही हो। बैंक संबंधी कोई भी जानकारी अपने बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको आसानी से मिल जाएगी। अगर आपके साथ किसी भी तरह का बैंकिंग फ्रॉड होता है तो इसे छुपाएं नहीं। अपने बैंक अकाउंट संबंधी किसी भी फ्रॉड के बारे में पता चलते ही तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस से संपर्क करें। दोस्तों, अगर आपको यह न्यूज़ पसंद आई तो शेयर और कमेंट करना ना भूलें।